दो कंपनियों का युद्ध। कैसे एक व्यापारिक गृह युद्ध ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली कॉरपोरेशन को जन्म दिया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली कॉरपोरेशन का निर्माण व्यापारियों के दो प्रतिद्वंदी समूहों के बीच एक दशक लंबे कड़वे गृह युद्ध से हुआ था। ये कहानी 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लंदन के धुएं से भरे कॉफी हाउसों से शुरू होती है। लगभग 100 वर्षों तक पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी, आधिकारिक तौर पर गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ने 1609 में दिए गए पूर्व इंडीज के साथ व्यापार पर स्थायी एकाधिकार का आनंद लिया था। लेकिन 1690 के दशक तक ब्रिटेन में राजनीतिक हवाएं बदल चुकी थीं। पुरानी कंपनी, जो राजशाही की कट्टर समर्थक थी, उसके विशेष अधिकारों पर अब संसद की टेढ़ी नजर थी, जो एक अधिकारों के प्रति तेजी से संदिग्ध होती जा रही थीं। मोड़ 1694 में आया, जब पुरानी कंपनी का चार्टर हाउस ऑफ कॉमन्स में पास होने में विफल रहा। इस मौके का फायदा उठाते हुए धनी प्रतिद्वंदी व्यापारियों का एक समूह आगे आया। 1698 में ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर एक प्रतिद्वंदी उद्यम न्यू इंग्लिश कंपनी को मंजूरी दे दी। अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए इस नई कंपनी ने नकदी की तंगी से जूझ रही सरकार को 2 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का भारी कर्ज देकर अपना अस्तित्व एक तरह से खरीद लिया। अचानक एक ही मसाले, रेशम और सूती कपड़ों के लिए 2 अंग्रेजी कंपनियां आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगीं। पुरानी कंपनियों ने इसे चुपचाप स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इन नवागंतुकों को आधिकारिक अनुमति प्राप्त घुसपैठियों और तस्करों के रूप में देखा। इसके बाद 1694 से 1712 तक तीव्र भ्रमित राजनीतिक और व्यावसायिक संघर्ष का दौर चला। पूर्व एशिया में ये प्रतिद्वंदी और भी अधिक अराजक थीं। डच या पुर्तगालियों का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने के बजाय दोनों अंग्रेजी गुट अक्सर एक दूसरे की कीमतें कम करने और एक दूसरे के राजनयिक प्रयासों को विफल करने में व्यस्त रहते थे, यह महसूस करते हुए कि यह दोहरी कंपनी प्रणाली सभी के मुनाफे को नष्ट कर रही है। पुरानी कंपनी की कोर्ट ऑफ कमिटीज ने विलय के लिए मजबूर करने हेतु जटिल चालें शुरू की। उन्होंने अपने स्थापित ढांचे, अपने किलों, कारखानों और गहरे संस्थागत ज्ञान का उपयोग यह साबित करने के लिए किया कि वह अपरिहार्य हैं। ये संघर्ष अंततः 1709 में एक ऐतिहासिक विलय के साथ समाप्त हुआ। दोनों प्रतिद्वंदियों को एक एकल भयानक रूप से कुशल विशालकाय कंपनी में एकत्रित किया गया, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। यह केवल नाम का बदलाव नहीं था, यह एक संगठनात्मक क्रांति थी। पुरानी कोर्ट ऑफ कमिटीज का नाम बदलकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कर दिया गया और नई फर्म ने स्थायी पूंजी का एक ऐसा कोष स्थापित किया जिसने इसे इतिहास के पहले सच्चे ज्वाइंट स्टॉक दिग्गजों में से एक बना दिया। यह नव एकीकृत कंपनी ब्रिटेन की आधुनिक सार्वजनिक ऋण प्रणाली को स्थापित करने में एक केंद्रीय पात्र बन गई। 1709 तक कंपनी ने सरकार को अतिरिक्त 1.2 मिलियन का ऋण दिया था, जिससे कॉरपोरेशन के हित ब्रिटिश राज्य के अस्तित्व के साथ और अधिक जुड़ गए। इस विलय ने न केवल व्यापारियों की प्रतिद्वंदिता को समाप्त किया, इसने एक ऐसी संप्रभु जैसी इकाई का निर्माण किया जिसके पास अंततः भारतीय उपमहाद्वीप को जीतने के लिए वित्तीय शक्ति और राजनीतिक जनादेश दोनों थे।